अब ऐसे राइटिंग का स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होता है, फाइन। उसके बारे में अभी हमें बात करना है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, कभी कभी हम ऐसा ऐसे लिखते हैं जिसपे हमारे पास कोई भी एक्सेस डेटा नहीं होता है। ओके, तो ऐसे केस में आप लोग बस दो चीज ध्यान रखना है कि मैं जो भी लिखूं वो रेलिवेंट हो और ऑर्गेनाइज्ड हो। पैरा टू पैरा ऑर्गेनाइजेशन, पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी, सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्टिविटी। अपना दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ाना मत। मतलब डेटा अपने दिमाग में है ना, होता है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करते वक्त, नहीं कुछ तो निकल जाए, है ना, वैसा कुछ मत करना, टाइम वेस्ट होगा। ओके, अगर आप लोग मेरा ऐसे पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा बहुत ऐसे 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 हैं जिसमें डेटा है ही नहीं। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऐसे फिर भी इफेक्टिव रहेगा। फाइन। अच्छा, अब स्टैंडर्ड गाइडलाइंस क्या है? सबसे पहली चीज, जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट होता है, जरूरी नहीं है कि आप उस स्टेटमेंट से अग्री हो। आप उसके अगेंस्ट भी लिख सकते हो, आप उसके फेवर में भी लिख सकते हो, आप दोनों लिख सकते हो, फेवर और अगेंस्ट। मगर अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना, एक पोजीशन पिक करना और अपने उस पोजीशन पे स्टैंड लेना। अंडरस्टूड? बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या है? जो मेल्स है ना, दे आर द कॉज फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि मेल्स कॉज नहीं है क्राइम अगेंस्ट, अगर वुमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहा है उसका रीजन मेल्स नहीं है, अगर आपको लगता है तो बकायदा आप लिख सकते हो। ओके। मैंने एक क्वेश्चन दिया था अपने मॉक टेस्ट में। वो क्वेश्चन था एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर मेन। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यानी जो मेन है ना, इंडियन मेन स्पेशली, वो लोग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करें, इसका मतलब उनका खुद का अस्तित्व खतरे में है। क्यों? क्योंकि जो विमेन है वो लोग, लॉ तो उनके फेवर में है और विमेन क्या कर रही है? लॉ को मिसयूज करके मेल्स को, मेन को फंसा रही है। और मैंने वो केसेस दिए, एक तो जोमेटो डिलीवरी बॉय का केस आया ही था, ठीक है। उसके बाद एक और केस था नोएडा का, जिसमें ग्रुप ऑफ गर्ल्स ने ग्रुप ऑफ बॉयज को फंसा दिया। कोई कुछ नहीं था, बॉयज वो कुछ नहीं कर रहे थे, उनको फंसा दिया, बाद में उन्होंने एडमिट भी किया अपना मिस्टेक। तो और हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है तो हमें फील होता है कि सिर्फ मेल्स ही टॉर्चर करते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, मेन वुमेन को मारते हैं, ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा है। मगर ऐसे भी केस आए हुए हैं, मैं भूल रही हूँ क्या नाम है, जिसमें वुमेन ने मेल को मारा है, अब मेरा वाइफ ने हस्बैंड को मारा है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। मगर प्रॉब्लम क्या है? लॉ फेवर करता है वुमेन को। ठीक है, तो ये चेन्नई का जो हाई कोर्ट है उसने भी ये चीज एक्सेप्ट किया कि विमेन जो है वो लॉ को मिसयूज कर रही है क्योंकि लॉ उनके फेवर में है। ओके, उसके लिए एक टर्म भी यूज किया था, लीगल टेररिज्म। ये टर्म यूज किया है चेन्नई के हाई कोर्ट ने फॉर विमेन। ठीक है, वो लोग टेररिस्ट है, विमेन लोग जो लॉ को मिसयूज करती है अगेंस्ट मेन। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, इस पे अगर आप अगेंस्ट में बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि मेल तो खुद ही सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वुमेन। ओके, तो अगर सपोज मुझे इस पे ऐसे लिखना हो, मैंने तो लिखा है मगर मैंने तो फेवर में लिखा है, अगर मुझे सपोज उसको अगेंस्ट में भी लिखना होगा तो मैं क्या करूंगी? इंट्रो दूंगी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इतना बढ़ गया है, फिर उसमें मैं एक पैराग्राफ मैं दे दूंगी कि हाँ, मेल्स की वजह से यहाँ 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 क्राइम बढ़ रहे हैं। ओके फाइन। फिर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ दूंगी कि मेल्स, ऐसे भी मेल्स हैं जो विमेन के अगेंस्ट अगर क्राइम हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने में भी मदद कर रहे हैं। फिर मैं गूगल सर्च करूंगी, मुझे कुछ मिले। ओके, एक पैराग्राफ मैं दे सकती हूँ कि विमेन भी कॉज है, अगर मेल्स के अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहा तो हो सकता है विमेन भी कॉज है, उसके लिए भी मैं गूगल सर्च करूंगी। कर सकते हो आप लोग। आप क्वेश्चन के फेवर में भी बात कर सकते हो, क्वेश्चन के अगेंस्ट में भी बात कर सकते हो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस। ठीक है,
तो आप लिख सकते हो कि अभी भी क्रेडिबल इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप क्राइसिस में भी लिख सकते हो और आप बोल सकते हो नहीं क्रेडिबल भी है, दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। मगर अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना। अब कहाँ पता चलता है आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो? कंक्लूजन में पता चलता है। मतलब सारा आपका ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है, ओके। फिर कंक्लूजन में जब आप बात करते हो तब पता चल जाता है आपने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। अगर सपोज मैं लिखती हूँ कि विमेन मेल डोमिनेशन की वजह से क्राइम बढ़ रहा है विमेन के अगेंस्ट, और फिर मैं लिख रही हूँ कि सेकंड पैराग्राफ में कि नहीं, मेल्स के अगेंस्ट भी जो क्राइम बढ़ा है ना उसमें भी विमेन रिस्पॉन्सिबल है। और एक पैराग्राफ में ये लिख दूंगी कि मेल्स भी कोशिश करते हैं कि क्राइम जो है वुमेन के अगेंस्ट वो रिड्यूस हो जाए, ओके। मैं पूरा एविडेंस इतना अगर मैं इस तरह का बहुत क्या बोलते हैं जो एक यूनिवर्सल स्टैंड लेते हैं, मैं बहुत अनकन्वेंशनल सा ऐसे लिखूंगी। अगर मैं इस तरह से लिखूंगी ना बहुत अनकन्वेंशनल ऐसे होगा जिसमें मैं दोनों तरफ से बात कर रही हूँ, ओके। तो ये अनकन्वेंशनल ऐसे में जब मैं कंक्लूजन लिखूंगी तो मुझे बहुत सेफली कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें मुझे बैलेंस्ड अप्रोच देना पड़ेगा, मैं अपने आप को फिर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, फाइन, ठीक है, ओके। चलिए अब मैं इसमें आती हूँ। नेवर पुट द थिंग्स इन पॉजिटिव फ्रेम दैट आर यूनिवर्सली कंसिडर्ड नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि जो चीज पॉजिटिव, जो चीज नेगेटिव है उसको जबरदस्ती पॉजिटिव मत बनाइए। जैसे टेररिज्म है तो टेररिज्म को आप पॉजिटिव फ्रेम में मत लेना। कोई कोई बोलता है टेररिज्म फ्रीडम स्ट्रगल है, वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर, ये चीज कभी नहीं करोगे, ओके। आपका जो कंटेंट है वो ऐसे क्वेश्चन की तरफ रीडायरेक्ट होना चाहिए, रेजोनेट रीडायरेक्ट होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन से कभी डेविएट नहीं होगे। सिर्फ वर्ड काउंट को बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ लिखते जाओ, ये सब मत करना। ब्लफिंग आराम से एग्जामिनर पहचान लेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और और ऐसा नहीं करना कि जो चीज आपको आता है वो सब कुछ लिख दो, ऐसा मत करना। जैसे कि रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनेमिज्म, इसमें मुझे बताओगे स्पेसिफिक कंपोनेंट और जनरल कंपोनेंट कौन सा है? शेवाली, यू ट्राई, इफ यू आर देयर, यस यू आर देयर, ट्राई जनरल कंपोनेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट। हाँ तो रिजर्वेशन क्या होगा? रिजर्वेशन होगा जनरल कंपोनेंट। वेरी नाइस। और सिविल डायनेमिज्म स्पेसिफिक। आप सिविल डायनेमिज्म के बारे में बात नहीं कर सकते हो जब तक आप इसको इससे कनेक्ट ना करो, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि रेजर्वेशन इज द कॉज, सॉरी, सिविल डायनेमिज्म क्या है? वो रिजल्ट है रिजर्वेशन का, ओके, नेगेटिव रिजल्ट है, फाइन। तो अब अगर हम ये स्पेसिफिक कंपोनेंट और जनरल कंपोनेंट अगर हम लोग नहीं पहचानेंगे ना, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई कोई कैंडिडेट सोचे कि भाई रिजर्वेशन स्पेसिफिक कंपोनेंट, वो क्या करेगा? हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन पूरा बताना शुरू करेगा, है ना। डॉक्टर अंबेडकर को भी लेकर आएगा, सब कुछ लेकर आएगा फिर। और ये चीज तो पीछे ही छूट जाएगी, यही तो कोर इश्यू है, ओके। और फिर आप लिंक नहीं बिल्डअप कर पाओगे दोनों की कंपोनेंट में। और फिर ऐसे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं? कंक्लूजन का जो पहला वाला पैराग्राफ होता है ना उसमें सिविल डायनेमिज्म के बारे में थोड़ा बहुत लिखकर काम खत्म, जीरो, पक्का जीरो मिलेगा, ओके। तो ऐसा ऐसा जो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है ना उसको हम कहते हैं डेविएटेड ऐसे क्वेश्चन का आंसर, डेविएटेड होता है कंटेंट। अच्छा, कभी भी अपने ऐसे कंटेंट को बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे डेटा से पूरा ना जंगल विथ ओवरग्रोन वर्ड्स वैसा टाइप का हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ दो और तीन फैक्ट्स दो। जैसे आपको याद है सोशल जस्टिस वाला, बहुत ऑर्गेनाइज ऐसे था, ठीक है। तो सिर्फ दो और तीन फैक्ट्स दो, अलग अलग पैराग्राफ करो। जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आवर देन रिटोरिकल प्रोमिसेस, तो इसमें मैंने सिर्फ दो ही स्कीम दी, पीकेवीवाई और जीरो फार्मिंग, बस। मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई, ठीक है। मगर ये जो दोनों स्कीम है ना वो रिटोरिकल प्रोमिसेस है, राइट। तो कोई मतलब नहीं है, देखिए आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा। आप बोलोगे नहीं सिर्फ दो ही दिया, तो सिर्फ दो ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एग्जाम फिर से रेलिवेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड, एग्जामिनर इसी में खुश हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आप ऐसे ही क्रिटिसाइज नहीं करोगे, आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना पड़ेगा। अगर मैंने बोला है कि पीकेवीवाई और जीरो फार्मिंग जो है वो रिटोरिकल प्रोमिसेस है, तो इसके लिए मैंने एविडेंस दिया है, ओके। जैसे कि ये क्वेश्चन है,
सस्टेनेबल फार्मिंग इज अ नीड ऑफ द आवर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। अब मैंने इसमें सिर्फ दो ही इंस्टेंसेस दिए हैं, ठीक है, पीकेवीवाई, और मैंने कहीं पे जीरो फार्मिंग के बारे में बात की है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। अब मुझे बताना है, मैं इस इनिशिएटिव को क्रिटिसाइज कर रही हूँ तो मगर सिंपली क्रिटिसिज्म नहीं, फिर आपको कोई ना कोई एविडेंस बताना पड़ेगा, एविडेंस दो या लॉजिकली भी अगर आप बता दो कि ये इनिशिएटिव जिस टारगेटेड पॉपुलेशन के लिए नहीं है या ये फेल्ड है। ओके, अब देखो, ये जो है कैश इंसेंटिव्स टू फार्मर्स हु टेक अप ऑर्गेनिक फार्मिंग, फाइन, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग लेगा उसको टैक्स कैश इंसेंटिव्स सरकार देगी। मगर ये जो इनिशिएटिव है वो रेटोरिकल है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसानों को मोटिवेट कर रही है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो और उसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे विदाउट ड्यू रिगार्ड टू द डोमेस्टिक मार्केट। ये इससे हमें कैसे पता चलता है कि जो पीकेवीवाई है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता ही नहीं है। अगर एग्रीकल्चर में आता तो डोमेस्टिक मार्केट को भी वो केटर करता, ये कॉमर्स में आता है। और जितना भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट है वो सारा एक्सपोर्ट होगा। इसी से पता चलता है कि सरकार को ये नहीं है कि केमिकल फार्मिंग को धीरे धीरे रिड्यूस करे और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़े, ये चीज नहीं है, इसमें भी इनको पैसा कमाना है। फिर एक और है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये प्रमोट करता है फ्रेश काउ डंग, काउ यूरिन, जैगरी, ये सब, है ना। तो ये पहले से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला में, हिमाचल, ये सब, डिस्पाइट हैविंग जीरो कॉस्ट प्रोडक्शन इन ये वाले में, फार्मर्स ऑफ दीज स्टेट्स आर रिवर्टिंग टू केमिकल फार्मिंग। इससे भी पता चलता है कि गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि फार्मर्स, कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है इसमें, मगर फिर भी फार्मर्स वापस से केमिकल फार्मिंग में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, यहाँ रीजन दिया है, द रीजन फॉर दिस, देखो कनेक्शन, द रीजन फॉर दिस कनेक्ट किया है, नॉट प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक सपोर्ट टू फार्मर, अनदर रीजन डिसमेंटलिंग द एग्जिस्टिंग सब्सिडी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर में जो सब्सिडीज मिल रहा है ना उसको गवर्नमेंट ने हटाया नहीं, अगर हटा देंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर से शिफ्ट हो जाएंगे या तो फार्मर्स एग्रीकल्चर ही बंद कर देंगे, हो सकता है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट सब्सिडी जो दी जाती है वो तो केमिकल फार्मिंग को दी जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन दे रही हूँ, सब such subsidies can be diverted to provide farmers with organic inputs, establishment of organic supply chain, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए बेटर मार्केट, सर्टिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो इस तरह से फिर दो कंक्लूजन में दोनों की कॉम्पोनेंट होना चाहिए, रिटोरिकल प्रोमिसेस होना चाहिए और सस्टेनेबल फार्मिंग होना चाहिए, दोनों आ गया। ओके, तो अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को ब्लेम सॉरी क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आपके पास फिर एविडेंस होना, चाहे वो डेटा वाइज हो या कोई लॉजिक हो। ओके, अच्छा, डू नॉट कमिट एरर्स ऑफ हेस्टी और स्वीपिंग जनरलाइजेशन, जैसे ऑल वुमेन हैव बीन ऑप्रेस, ये एक स्टूडेंट ने लिखा था, ऑल वुमेन हैव बीन ऑप्रेस, तो ऐसे ही तो ओवर जनरल स्टेटमेंट है ना, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अब अगर आप दे भी रहे हो तो फिर वैसे तो देना ही नहीं चाहिए, मगर फिर से बैकअप करना, आपको सपोर्ट करना, आप ये कैसे बोल रहे हो, आपका कंटेंट अथॉरिटेटिव सभी तो लगेगा। मगर ये सब ऐसे वाले एकदम देखो अब्सोल्यूटिस्ट टाइप का जो एक्सप्रेशन है उससे बचो, जैसे ऑल, ऑल वुमेन, कंप्लीटली, टोटली, ये सब मैंने ना फिफ्थ चैप्टर में इसके बारे, एब्सोल्यूटिस्ट एक्सप्रेशन के बारे में फिफ्थ चैप्टर में है, मैंने इसके बारे में वैसे क्लास भी ली हुई है। और कंटेंट आपका बायसनेस और प्रेजुडिस से बचा होना चाहिए, मतलब कि एग्जामिनर को कभी भी नहीं पता चलना चाहिए पूरा आपका आंसर स्क्रिप्ट को पढ़कर आपका रिलीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड क्या है, आप मेल हो कि आप फीमेल हो। एक स्टूडेंट ने लिखा था अपने ऐसे में, दीज वुमेन, दीज वुमेन से ही पता चल गया कि वो खुद फीमेल नहीं है, मेल है, गॉट इट, तो पता चल जाता है। तो ये काम नहीं करना है, आपका जो कंटेंट होगा ऐसे का वो एक्यूरेट होना चाहिए, फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट, डिस्टॉर्शन, ये सब मत करना, इमोशनल लैंग्वेज मत करना। अब मैंने एक ऐसे चेक किया था, ऐसा ऐसे मुझे एक ही बार मिला था, उसमें उस ऐसे में एग्रीकल्चर का कोई ऐसे क्वेश्चन था, वो मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट था।
तो उसमें एक स्टूडेंट ने अपने दादा परदादा सबके बारे में लिख दिया जो खेती करते थे, और फिर किस तरह से सरकार उन पर जुल्म करती थी वो सारी चीजें लिखा था। तो वो बहुत इमोशनल टाइप का ऐसे था, हिंदी में लिखा था, मगर वो नहीं चलेगा ना, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके। फिर कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस मत यूज करो। पहले तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करोगे, फिर उसके बाद उसका आंसर देने में आपका वर्ष चला जाएगा। ठीक है, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब में कोई में मत यूज करो। प्रश्नवाचक वाक्य से दूर रहो। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, आई एंड यू, ये दोनों यूज नहीं करोगे। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, अभी का प्रेसी है जो लास्ट प्रेसी, उसमें यू यूज किया गया है क्योंकि उसमें यूज किया गया है ओरिजिनल पैसेज में। ओरिजिनल पैसेज में यूज किया है, वो राइटर की लिबर्टी है, आपको लिबर्टी नहीं मिली है। यू लिखोगे तो एग्जामिनर आएगा, आई लिखोगे तो आप खुद आ जाओगे। ऐसे कभी पॉइंट वाइज नहीं लिखना, फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, ग्राफ, ये सब कुछ भी नहीं देना, कोई पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं देना। और अपने जो सेंटेंसेस हैं और सिंपल और प्लेन रखना, ये तो मैं डे वन से कह रही हूँ। ठीक है, सादगी में शक्ति होती है। ओके। तो कभी भी फ्लावरी लैंग्वेज यूज करके या इडियम्स या कोटेशन यूज करके आप मत मतलब कि अननेसेसरली आप ना वर्ड्स को कंज्यूम मत करो, और एग्जाम में तो खैर इम्प्रेस नहीं होगा। अपने सेंटेंसेस शॉर्ट लिखो, ये मैं बार बार कह रही हूँ। आप प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, हर चीज में सेंटेंसेस शॉर्ट लिखो। लॉन्ग सेंटेंसेस मीनिंग वेग होगी और मीनिंगलेस होगी। कॉन्ट्रैक्शन, ये ईटीसी, विज, गवर्नमेंट, ये बहुत ही यूज करते हैं, जीओवीटी। ठीक है, मार्क्स भी स्क्वीज हो जाएंगे, है ना, ये सब वर्ड्स को स्क्वीज करोगे तो मार्क्स भी स्क्वीज होंगे। अच्छा, अंडरलाइन का, देखो सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, अपने आप में स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट होता है। ओके। तो उसमें तो आपको अंडरलाइन कभी करना ही नहीं चाहिए, आप चाहे अंडरलाइन करो या ना करो, एग्जामिनर दोनों बहुत अच्छे से पढ़ता है। इंट्रोडक्शन पढ़ के उसको समझ में आ जाता है कि आगे आपने ऐसे ढंग का लिखा होगा कि नहीं। ओके। और कंक्लूजन पढ़ के आपका स्टैंड उसको समझ में आ जाता है, फाइन। तो इसमें अंडरलाइनिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, मेन बॉडी में आप अंडरलाइन कर सकते हो, कोशिश करो पेंसिल यूज करो तो बेटर रहेगा। पेन भी यूज कर सकते हैं मगर हाईली मेस्ड अप लगता है। ओके। अब अंडरलाइन में स्टूडेंट्स को लगता है कि मैंने जो लिखा है वो सारा इंपॉर्टेंट है, सबको अंडरलाइन कर देते हो। तो जैसे अब सपोज ये 2024 का है, ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। ठीक है, अगर मुझे उसमें अंडरलाइन करना होगा, तो मैं क्या अंडरलाइन करूंगी? व्हेन ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड ट्राइबल रीजन they encountered strong resistance from tribal population leading to a series of rebellion। मैं कुछ अंडरलाइन करूंगी नहीं। The reason is the British was destroyed their reality religion, so they with their traditional rule the British declared criminals and anti-social। Their property was confiscated, they were imprisoned, many of them were hanged। मुझे लगता है, अगर मुझे इसमें अभी फिलहाल नहीं लग रहा है कुछ अंडरलाइन करने का, मगर फिर भी मुझे अगर लगता है अंडरलाइन करने का, तो मैं अम, ये अंडरलाइन कर दूंगी। ट्रेडिशनल वेपन्स रोज अगेंस्ट ब्रिटिश, देयर ट्रेडिशनल वेपन। तो ये एक्चुअली है ना, ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, तो ये वाला कर दूंगी। ठीक है। फिर उसके बाद संथर्स ऑफ, ये वाला सिर्फ इतना मैं अंडरलाइन करूंगी। फिर मुंडा रेबिलियन, सिर्फ इतना अंडरलाइन करूंगी बस। तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें इसके बारे में बात की है, इसमें इसके बारे में बात की है, इसमें बैकग्राउंड दे दिया। बात करता हूँ मार्क्स कैसे नहीं देगा, पक्का मार्क्स मिलेगा आपको। ओके। ग्रामेटिकल एरर्स मिनिमम रखना, और फुल स्टॉप, कॉमा, जहां जहां देना है वहां वहां दे देना, जहां नहीं देना उधर मत देना। हालांकि बहुत लोगों को लगता है कॉमा फुल स्टॉप की कोई जरूरत ही नहीं रहती है। ऐसे 300 वर्ड्स में लिखोगे, 10 वर्ड्स ऊपर 10 वर्ड्स नीचे होने का कोई वो मुश्किल नहीं है, हो सकता है। 18 मिनट में ऐसे एक के लिए काफी है। अब सुनो, 300 वर्ड्स काउंट नहीं करोगे। आपको स्पेसिमेन कॉपी मिली है ना, टास्क ग्रुप में स्पेसिमेन कॉपी है, उसके 3 पेजेस के प्रिंट आउट निकालवा लो। ठीक है, उसमें एक बार लिख के देखो, उसमें लिख के देखो, और देखो कि आप कितने लाइंस लिखते हो जो 300 वर्ड्स होता है। या आप देखो आपकी जो राइटिंग की साइज है उसमें आप कितना पेजेस कवर करते हो कि 300 310 वर्ड्स हो जाते हैं। यूजुअली एवरेज साइज जो राइटिंग होती है उसमें पूरा पूरा 2 पेज लेता है। ठीक है, मैं बताती हूँ, जैसे ये A4 पेज है ना, छोटा करो, छोटा छोटा, हाँ ऐसे, ये 1 पेज हुआ, ये 2 पेज हुआ, और ये 2 1/4 इसमें हो जाता है।
मतलब एवरेज साइज राइटिंग में आप समझ जाओ, इसमें 300 वर्ड, 310, 15 ऐसे वर्ड्स में कंप्लीट हो जाता है एवरेज साइज राइटिंग। मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ, वर्ड्स को वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में तो काउंट नहीं करोगे ना पागलों की तरह, हाँ, टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर ये है वो स्पेसिमेन कॉपी का 2-3 पेज निकालो, एक बार उसमें ऐसे लिख कर देख लो एक बार कि आपका कितने पेजेस कवर होते हैं 310 वर्ड्स में। ओके। और आर्गुमेंट की बात है तो आर्गुमेंट में फॉर, इंट्रोडक्शन, ये सब लिखा जाता है, वो एक्स्ट्रा लाइंस ले लेता है। तो आर्गुमेंट्स 2.5 पेज ले लेगा। ओके। 2.5 नहीं तो आर्गुमेंट 3 पेज ले लेता है। ठीक है, उसमें आप पॉइंट वाइज भी लिखते हो तो वो भी गैप आपको देना पड़ता है, मगर ठीक है, तो वो आप लोगों को देखना होगा। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए।